welcome to the second video of this playlist of this chapter gravitation। इससे पहले वाले एक वीडियो में हमने क्या बातें की थी? हमने देखा था कि न्यूटन ने बताया कि एप्पल जो अर्थ पे गिरता है और मून जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, ये सब और जो भी प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे हैं, ये सब एकमात्र फोर्स की वजह से है। ये सब का एक्सप्लेनेशन एक ही है, ये सब का कारण, ये सब का फोर्स एक ही है। तो आप बोलेंगे फोर्स क्यों? देखो, याद करेंगे, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू ma देखा था, राइट? तो अगर मून गोल गोल चक्कर लगा रहा है तो वो एक्सेलरेटेड है। क्यों एक्सेलरेटेड है? क्योंकि गोल गोल घूमने में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में दो भाग होते हैं, वेलोसिटी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, मतलब कि कितनी स्पीड में जा रहा है, और एक होता है डायरेक्शन। तो जो मून गोल गोल घूम रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, और जो एप्पल नीचे गिर रहा है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, बढ़ रही है स्पीड। तो ये दोनों एक्सेलरेशन बताते हैं, और एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स होगा। तो उन्होंने बोला कि ये दोनों फोर्सेस एक ही हैं, और इसी फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक लॉ बताया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने के लिए अपने को पहले ये सेंटेंस समझना चाहिए, फिर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। चलो शुरू करें, समझ में आ गई बात? हाँ, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, और फिर उसके बाद आपको ये बहुत बेटर समझ में आएगा, ठीक? इट सेज एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट कोई भी छोड़ो मत, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। पहले इतना समझते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। पहले आप इतना समझो, ओके? फिर वो फोर्स कितना है, क्या है, वो बात की बात है। मतलब ये कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं और ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, हम दो अलग अलग हैं। तो ये और मैं, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर लग तो नहीं रहा है, ठीक है, फिलहाल के लिए मान लेते हैं ये पेन दूसरे पेन को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा बोल रहे हैं लोग। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब मैं पंखे को भी अट्रैक्ट कर रहा हूं, पंखा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से। ये फोन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये कैमरा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये ट्राइपॉड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये बोर्ड भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये बल्ब भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, सब कुछ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, और मैं भी उसको अट्रैक्ट कर रहा हूं। सब कुछ, मतलब मेरा छोड़ो, ये बल्ब फैन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये कबर्ड फैन को अट्रैक्ट कर रहा है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ये तो यूनिवर्स की इतनी रूम की बातें हैं, यूनिवर्स में और क्या क्या है, कैट, डॉग, एनिमल्स, प्लांट्स, मड, सन, प्लैनेट्स, अदर गैलेक्सीज, हर चीज को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं और हर चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही है। तो आपको ये कमाल की बात लगेगी, मतलब हर चीज, इवन मतलब मैं यहां पर बैठा हूं और सन इतना दूर है, क्या सन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? यस। सन नहीं, दूसरी गैलेक्सी का भी कोई स्टार होगा, वो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, वो बहुत छोटा फोर्स होगा, वो हम देखेंगे कि कैसे निकालना है, बट द पॉइंट इज एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स। अच्छा, अब ये फोर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो देखो, विद द फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू, तो मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं, फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके, अब ये क्या है? तो देखो, ये हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ी सी बात की थी, पर अभी मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है बड़ा m। ओके, अब देखो, इन दोनों के बीच में मतलब सेंटर्स के बीच में अगर डिस्टेंस d है और इनके मासेस m है, तो बता रहे हैं कि ये जो फोर्स है दिस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। हम दो बॉडीज की बात कर रहे हैं अट्रैक्शन की, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और क्या बता रहा है? तो आपने ये बात कर ली, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मतलब m इंटू m
से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, एंड इट इज, यहां पे और एक लिख लेता हूं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से इनवर्सली, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बताओ, ये जो फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स कैसा है? इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2 जो भी बोलना है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? d है, तो आप d से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट स्क्वायर भी है, तो देखो डिस्टेंस है d और स्क्वायर है पावर 2, तो ये हो गया d स्क्वायर। और कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मतलब 1 अपॉन है। समझ में आ रही है बातें? धीरे धीरे समझ में आ रही है। फिर से एक बार देखो, हमने देखा कि जो फोर्स से कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट, मतलब आई एम अट्रैक्टिंग दिस पेन, ओके, मैं इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा हूं, हाँ, तो ये पेन का मास है सपोज छोटा मास m, मेरा मास है बड़ा मास m, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा? इट इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि डिपेंड्स ऑन, इसका मास क्या है, मेरा मास क्या है, तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब इसका मास और मेरा मास, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ओके, प्रोडक्ट का मतलब समझते हो ना आप लोग, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई ऑफ देयर मासेस, and it is inversely proportional to the square of distance between the pen and me। अच्छा ये पेन था, पेन एंड मी, क्लियर? बस ये बात उन्होंने बताई, ये दो बातें उन्होंने बताई, बस इतनी बात, क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब क्या करेंगे हम लोग? अब इसको कंबाइन कर देंगे, और कंबाइन करने के बाद एक इक्वेशन बनेगा। क्या इक्वेशन बनता है? देखो, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे मिलेगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, बराबर है? इसको और इसको, ये ऊपर है ये नीचे है, कंबाइन कर दिया, मतलब ये इस पे भी डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये इस पे भी डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक साथ लिख दिया, ठीक? मतलब ये अलग दाल था, ये अलग चावल था, अब ये दाल चावल एक में मिला दिया, क्या हुआ? ठीक है, तो अलग अलग पकाया, मिला दिया, बन गया, क्लियर? अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो वो है जी एम, तो मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखा तो चलता है, राइट, है ना? जैसे आप लिखते हो ना 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब मल्टीप्लीकेशन, सो g इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। तो ये देखो, ये क्या आया यहाँ पर? एक कांस्टेंट डालना पड़ा, वो कांस्टेंट है ये वाला, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द स्मॉल g विच वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्मॉल g नहीं है, वो कैपिटल G है, तो अभी के लिए इसको याद कर लेंगे, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर से एक बार देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बिल्कुल पक्का अच्छे वाले क्वेश्चंस आते हैं। फोर्स, हर दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो देखो ये मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब फोर्स कहां लगा रहा है? यहां, क्लियर? और ये मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स कहां लगा रहा है? यहां, क्लियर? सो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, सो लेट्स से दिस इज F1 एंड दिस इज F2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू F2, बट ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस। थर्ड लॉ याद है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज दैट जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। हमने पिछले वीडियो में बात की थी, अगर अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है तो मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, सेम फोर्स से बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ये कहां से प्रकट हुआ? थर्ड लॉ। एंड डायरेक्शन कैसा है? मैं इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये पेन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है उधर, ठीक है, बट क्योंकि पेन छोटा है पेन आ जाता है, मतलब आ नहीं रहा है, बट क्योंकि वो छोटा है वो आ जाएगा, मैं बड़ा हूं तो मैं नहीं आ पाऊंगा उतना, क्लियर है?
समझ में आ रही बात? फिर से एक बार, ये लॉ बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है और ये फॉर्मुलेशन इस तरीके से लिखना है। ओके, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब ये जो जी है, इस जी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। ये जी जो है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये बहुत विशेष नंबर है, बहुत ही विशेष नंबर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको इसकी दो बातें समझनी है, एक तो इसकी वैल्यू और इसका यूनिट। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू बता दूं मैं आपको, इसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बहुत ही छोटा नंबर, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, बहुत, मतलब इट इज डिवाइडेड इंटू 10⁻11। नीचे 10⁻11 मतलब 11 जीरो से डिवाइड होके वो नंबर, मतलब बहुत ही छोटा हो गया। इट्स नॉट बिलियन ट्रिलियन, नीचे है वो, डिवाइडेड बाय बिलियन ट्रिलियन, बहुत छोटा। क्लियर? अब इसका हम लोग देखेंगे कि इसका यूनिट क्या आएगा। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रोसीजर देखो, यूनिट के लिए क्या करना होता है आपको, जिसका यूनिट चाहिए उसको एक साइड रहने दो और बाकी सबको एक साइड कर दो। सो जी को एक साइड रहने दिया, ये डी स्क्वायर को यहां ले गए तो ये हो गया एफ इंटू डी स्क्वायर, और एम एम नीचे आ जाएगा, ये हो गया एम इंटू एम। क्लियर है? बराबर। अब जी के बारे में हम लोग चेक कर सकते हैं कि जी का यूनिट क्या होगा। बताओ, फोर्स का यूनिट क्या लिखा जाए? फोर्स का यूनिट न्यूटन। डी स्क्वायर, डी क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, पर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। और ये क्या है? मास। मास का यूनिट क्या लेंगे? केजी लेंगे, तो ये भी केजी, ये भी केजी, तो ये हो गया केजी स्क्वायर। तो जी का यूनिट क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसको बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे, जी की वैल्यू। क्लियर? फिर से, ये हमने पिछले वीडियो में थोड़ी सी बातें की थी, बट कुछ कुछ चीजें रह भी गई थी। ओके, तो अभी फिर से एक बार, every object in this universe attracts every other object with a force. Attracts, attract करता है, repel नहीं करता, attracts। मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं लैपटॉप को, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं चेयर को, चेयर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, सब कुछ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और मैं सबको अट्रैक्ट कर रहा हूं विद द फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मासेस, दो बॉडीज की, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, बस इसको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद एक कांस्टेंट डालना पड़ता है और वो कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू याद कर लेंगे। इसका यूनिट कैसे निकाला? हमने जी को रहने दिया और बाकी सबको एक साइड रख लिया, बाकी सब एक साइड आ गया, और आ गया तो सबके यूनिट डालो। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद मास और मास, ये मास है तो मास का यूनिट केजी, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, बस ये डाल दिया। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। चलो अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इसी पर बेस्ड है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 134, इट सेज स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बस यही रहा, ये सब कुछ ही लिखना है आपको, बस पूरा। यू हैव टू स्टेट दिस लॉ, यू हैव टू राइट दिस प्रोसीजर, ये और ये कांस्टेंट भी लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ये पूरा। ओके, देख लेना कितने मार्क्स के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, 1 सेकेंड, हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सरसाइज क्वेश्चन 7 आई थिंक, जस्ट अ मिनट, यस, हाँ। सो दे आर सेइंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो एक बार इंपॉर्टेंस के लिए मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ी जगह कर लेता हूं। चलो मैं इसको हटा दूं, हाँ, तो इसका इंपॉर्टेंस भी हो जाएगा तो पूरी थियरी भी हो जाएगी। देखो ध्यान से, इसका इंपॉर्टेंस मतलब एप्लीकेशन ही समझ लो। तो इसके 4 एप्लीकेशन देख लेते हैं जो आपकी बुक में दिए हैं। तो इट एक्सप्लेन्स, लिख लो, इट एक्सप्लेन्स फोर्स बिटवीन
अस ऐसे लिख रहे हो आप, अस एंड अर्थ, मतलब हमारे और अर्थ के बीच में जो फोर्स है उसको भी एक्सप्लेन करता है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून एंड प्लैनेट्स एंड सन, सब कुछ प्लैनेट्स एंड सन। आप M1 M और M की जगह कुछ भी ले लो, आप अर्थ ले लो और सन ले लो, या फिर आप अर्थ ले लो मून ले लो, या फिर आप अर्थ ले लो आप खुद को ले लो, कुछ भी ले लो यहाँ पे मास, उनके बीच में डिस्टेंस देख लेना बस। एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स टाइड्स। टाइड्स आपने सुना है, हाई टाइड लो टाइड। हाई टाइड और लो टाइड कैसे होता है? जब मून अट्रैक्ट करता है अर्थ को, मून थोड़ा पास में होता है, तो जब अट्रैक्ट करता है, जब मून अर्थ को, उसके पानी को जब अट्रैक्ट करता है तो ऐसे हाई टाइड होता है। हाई टाइड क्यों? पानी अट्रैक्ट हो गया ना। पानी भी तो एक बॉडी है ना, एक ऑब्जेक्ट ही है, समझ लो। पानी के पास मास है कि नहीं है? हाँ, तो देखो पानी के पास मास है, मून के पास मास है। मून ने पानी को ऐसे अट्रैक्ट किया और ऐसे टाइड ज्यादा हो गई। अब बोलो हाई टाइड मतलब आप क्या बोलोगे कि पानी ज्यादा हो गया, अभी पानी ऊंचा हो गया। तो पानी ऊंचा कैसे हो गया? पानी ज्यादा नहीं हुआ, से अट्रैक्ट हो गया वो पानी। ओके, तो उसकी वजह से टाइड्स होती है, हाई टाइड्स हो जाती है ना। तो जो लोग कोस्ट पे रहते हैं उनको बोला जाता है आज हाई टाइड है, लो टाइड है। ओके, रात में टाइड्स बढ़ जाती है, रात में पानी का लेवल बढ़ जाता है। पानी का लेवल बढ़ गया मतलब कोई बर्फ नहीं पिघल गई पोल्स की, बट वो पानी का लेवल बढ़ गया। ओके, सो इट एक्सप्लेन्स कि मून कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, सन कैसे अट्रैक्ट कर रहा है पानी को, और वो राइज हो रहा है। क्लियर? सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। हमने क्या किया? 1 किया और 7 किया। क्लियर है ये इंपॉर्टेंस? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया है। यस, तो उसके लिए मुझे कुछ कुछ चीजें हटानी चाहिए। ओके, सो आई विल रिमूव दिस पार्ट, और ये सब कुछ हटा देता हूं मैं, और मुझे फॉर्मूला चाहिए उसको मैं बाजू में लिख लेता हूं। चलो, सो दिस इज नॉट नीडेड। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, इंपॉर्टेंस भी ले ही लिया होगा। ओके, नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट यू हैव टू टेल अस व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। ओके, सो वो बोल रहे हैं कि इस फोर्स का क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन वन मास इज डबल्ड। किसका मास डबल किया? वन ऑब्जेक्ट का मास इज डबल फॉर वन ऑब्जेक्ट। हाँ, ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला को देखो, बस हो जाएगा। देखो, जब फोर्स का क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। देखो, व्हेन यू से मासेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या कि मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मास डबल होगा तो फोर्स भी डबल होगा। क्लियर है? तो आप ये बोल सकते हो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन मास। देखो वो किसको चेंज कर रहे हैं, देखो क्या वो डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे। जी चेंज करता है क्या कोई? जी तो कांस्टेंट है, दुनिया में कांस्टेंट है। जी कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, एक मास भी कांस्टेंट। सिर्फ कौन सा चेंज हो रहा है? केवल एक मास चेंज हो रहा है। तो ये इसका मतलब है इफ m बिकम्स 2m, ये अगर 2 टाइम्स हो गया तो फोर्स F बिकम्स 2 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फंडे है, ये आपको समझ में आने चाहिए, ये करते आना चाहिए। क्लियर? फिर से, व्हाट हैपेंस व्हेन वन मास इज डबल्ड, फॉर वन ऑब्जेक्ट मास इज डबल्ड। तो G सेम है, D सेम है, एक मास सेम है और एक ही मास चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब वो प्रोपोर्शनल, वो डिपेंड किस पे करता है? वो मास पे। तो अगर ये मास बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा डायरेक्ट, अगर ये डबल हुआ तो ये भी डबल। फाइन है, बराबर है। चलो नंबर 2 कहां लिखूं? यहां लिख लूं। नंबर 2 दे आर सेइंग डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। डिस्टेंस बिकम्स 2D एंड 3D। डिस्टेंस को डबल और ट्रिपल कर दिया। अब किस पे रिलेशन है बताओ? किसका प्रोपोर्शनैलिटी समझना है? ये वाला, ये वाला। देखो
जी सेम है, मासेस भी चेंज नहीं कर रहा इस वाले केस में, तो जी एम एम सेम है, सिर्फ एफ इज प्रोपोर्शनल टू, कैसे लिख लूं, एफ इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली टू डी स्क्वायर। इनवर्स, इनवर्स का मतलब हुआ कि जब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो, जब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। देखो, अगर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना। देखो, जब दो दोस्त दूर चले आते हैं तो उनके बीच का फोर्स, उनके बीच अट्रैक्शन, उनके बीच की दोस्ती कम हो जाती है। इट्स नेचुरल, इस दुनिया में हो रहा है। सो जब अर्थ और सन दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस डबल हो जाएगा, तो फोर्स कम हो जाएगा, पर कितने टाइम्स कम होगा। चलो, सो यहां पर ध्यान से देखो, इफ d बिकम्स 2d, तो f देखो क्या होगा, f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d की जगह क्या डालेंगे, d की जगह क्या डालोगे, 2d डालोगे, तो बताओ क्या आंसर आ गया, f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 4d स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, f इज ऐसे लिख लो, तो f इज प्रोपोर्शनल टू, देखो ये हो गया 4, इसका मतलब f बिकम्स 1/4। समझ में आ रही है क्या बात? फिर से देखो, f इज प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, है ना। अगर मैं d को 2d कर दूं, d को 2d कर दिया, ये डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो स्क्वायर करना ना भूलें। स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद मुझे 4d स्क्वायर मिला। इसका मतलब देखो, फोर्स 1/4 हो गया, दिख रहा है, फोर्स 1/4 हो गया, 4 से डिवाइड हो गया। देखो, डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम हुआ, क्लियर, डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम हुआ, और कितना कम हुआ, डिस्टेंस डबल तो फोर्स आधा नहीं हुआ। स्क्वायर करना भूला मत, ये गलती हो सकती है। आपको 1/4 देखना है कि स्क्वायर करना ना भूलो। ओके, सो डिस्टेंस डबल एंड फोर्स 4 टाइम्स लेस, 4 टाइम्स स्क्वायर, डोंट फॉरगेट स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ 3D करेंगे तो क्या होगा, यहीं पे लिख लूं, 3D कर लें, ये जगह हटा, चलो ये हटा देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं। यस, हाँ, 3D करोगे तो क्या होगा, दिस इधर ही लिख लेता हूं। देखो, जब d 3D हो जाएगा तो 3D स्क्वायर करोगे और ये बन जाएगा 9, और ये आंसर हो जाएगा 9। क्लियर है? लिख रहे हैं, 3 टाइम्स दूर हो गया तो 9 टाइम्स कम हो गया। ये ज्यादा हुआ तो ये कम होगा, बट स्क्वायर होगा, भूलना मत। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3। व्हाट दे आर सेइंग इज, थर्ड में मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, दोनों मास को डबल कर लिया, तो m बिकम्स 2m और छोटा m बिकम्स छोटा 2m। ओके, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, ये f इज प्रोपोर्शनल टू दोनों m। ओके, अब डालो, f इज प्रोपोर्शनल टू, इसको 2 टाइम्स कर दिया और इसको भी 2 टाइम्स कर दिया, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 × 2 4 टाइम्स m। देखो, ये 4 हो गया, मतलब f बिकम्स 4 टाइम्स f। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? देखो, मासेस बड़े हो गए तो फोर्स भी बड़ा हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसको मैंने डबल किया सिर्फ, तो ये डबल, और इसको भी डबल कर दिया तो ये फिर से डबल। देखो यहां पे, अगर मैंने एक ही मास को डबल किया तो ये डबल हो जाएगा, पर दूसरे मास को भी डबल कर दिया तो ये फिर से डबल हो जाएगा, डबल का डबल। सो 1 बिकम्स डबल 2 एंड 2 का डबल बिकम्स 4। समझ में आई बात? सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 वो बिल्कुल ऐसा ही है, देखते हैं एक बार। नहीं, 2 नहीं ऐसा है, लेट मी सी, एक्सरसाइज नंबर 1। यस, एक्सरसाइज 1 बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन डिस्टेंस बिकम्स हाफ। डिस्टेंस हाफ हो गया, अब बताओ। चलो ये हटा दो, ये सब हटा दो। क्वेश्चन नंबर, हाँ,
यस, डिस्टेंस क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, 1 कर रहे हैं। सो डिस्टेंस बन गया d/2। अब देखो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अब देखो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/d/2 का स्क्वायर, मतलब कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²/4। अब ये 4 नीचे है तो 4 ऊपर आ जाएगा, मतलब कि फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स फोर्स। 4 हो गया, देखो क्लियर है। पहले फोर्स था 1/d² से प्रोपोर्शनल, अब प्रोपोर्शनल 4 से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अपन ने, 1। ठीक ना, ये प्रोपोर्शनलिटी आपको याद रखनी है और फिर उसके बाद में प्रोसीजर आपको करते रहना है। अभी उन्होंने मास, एक मास चेंज किया, फिर दोनों मास चेंज किए, फिर डिस्टेंस बढ़ाया कम किया, ये सब चीजें। दे कैन ऑल्सो कंबाइन ऑल दिस, कंबाइन भी कर सकते हैं दोनों चीजें, कि ये बढ़ गया ये कम हो गया, समथिंग लाइक दैट। देन यू कैन डू इट। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सो व्हाट दे आर सेइंग इज, देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि हम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके देखो, और ये चीज हमको नेक्स्ट वीडियो में बहुत काम आएगी। तो सपोज ये अर्थ है, अर्थ, ओके। अब हम यहां पर खड़े हुए हैं। अब देखो अर्थ के साइज के हिसाब से तो हम बहुत ही छोटे हैं, बहुत छोटे, दिख भी नहीं रहा। ऐसे मैंने जो निकाला है वो भी बहुत ही बड़ा है, हम बिल्कुल एटम के समान है उसके, बहुत ही छोटे। तो ये रहा अर्थ का सेंटर और ये रहा हमारा सेंटर। हम तो बहुत छोटे ही ना, तो हमारा सेंटर कहाँ है। अपने को देखो जो डिस्टेंस लेना होता है दो ऑब्जेक्ट्स में, वो डिस्टेंस d कहां से होता है याद करेंगे, यहां से यहां ये d होता है ना। क्लियर है। चलो अब देखो अर्थ का मास कितना लेंगे, मास, हमारा मास कितना लेंगे, छोटा मास। हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना लेंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस d लेते हैं। ठीक है। अब यहां पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि अगर आपने फॉर्मूला लिखा तो आपको क्या मिलेगा, g, अर्थ का मास को मास e बोल देते हैं और ये ऑब्जेक्ट का, सो EMO, मतलब मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे दिखाना है तो दिखा सकते हो, अपॉन d²। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट सिंस we are very small, हम अगर बहुत स्मॉल है तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ ही समझ ले। क्या, ध्यान से देखना, अगर हम बहुत ही छोटे हैं, देखो अर्थ और हमारे में डिस्टेंस क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ और थोड़ा सा, समझ में आ रहा है। देखो यहां से यहां ये रेडियस है और ये छोटा सा एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा जो हमारी हाइट है। तो अभी अर्थ का रेडियस कितना है, 64,000 किलोमीटर, मतलब कि बहुत ज्यादा रेडियस ऑफ अर्थ। और आपकी हाइट कितनी, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी बता रहे हैं, तो इसको हाइट लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट, आपकी हाइट कितनी है या बिल्डिंग की हाइट कितनी है, चलो बिल्डिंग की हाइट होगी 100 मीटर। नाउ इफ यू कंपेयर इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब अगर आप 64, इट्स लाइक सेइंग दैट मेरे पास 6,400 रुपए हैं और मुझे 1 पैसा और मिल गया, 1 पैसा, 1 पैसा, 1 पैसे का तो अभी कॉइन भी नहीं आता। 6,400 रुपए में अगर मुझे 1 पैसा मिल जाता है या 2 पैसा 10 पैसा मिल जाता है तो आपको कुछ फर्क लगेगा क्या। आपके पास 6,40,000 रुपए और आपको 2 रुपए मिल गए, 1 रुपए मिल गया या खो गया, तो यू डोंट माइंड। सो यहां पर भी हम लोग माइंड नहीं कर रहे, हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस d है उसको हम ऑलमोस्ट रेडियस ले लेते हैं। ओके, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, ना भूलें। ओके, सो ये बन गया हमारा फॉर्मूला और ये हमको काम आएगा अब नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक इसको स्मॉल r बोलते हैं या कैपिटल R, वी विल सी। क्लियर है।
ठीक है, समझ में आया? देखो, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन लगाना था, हमने लगा दिया। इसमें एक ऑब्जेक्ट का मास है मास ऑफ अर्थ, एक ऑब्जेक्ट का मास है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है हम, डिस्टेंस डी उन दोनों के बीच में। अब उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अर्थ के रेडियस से थोड़ा ही से ज्यादा है, 1 पैसा, 1 पैसा ज्यादा है। तो 1 पैसे का कोई आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल डायरेक्टली टेक द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ आपको मालूम है ना, इसलिए इट बिकम्स इजी, दैट्स ऑल। ओके, नाउ यू विल थिंक अच्छा आपकी जगह अगर कोई बड़ी बिल्डिंग हो, तो बड़ी बिल्डिंग भी हो तो कितनी बड़ी होगी? अर्थ इतना बड़ा है, माउंट एवरेस्ट भी छोटा है उसके सामने। अर्थ के साइज के सामने माउंट एवरेस्ट भी चींटी के समान है, माउंट एवरेस्ट। ओके, द डेप्थ ऑफ द ओशन इज ऑल्सो लाइक एन एंट, बहुत छोटा, कुछ नहीं है वो। ओके, सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो हाइट है वो हाइट को इग्नोर कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। क्लियर? तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जो एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 says what is the magnitude of gravitational force between earth and object 1 kg on its surface? ओके, तो अभी यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे और वो लोग क्या पूछ रहे हैं देखते हैं। इसको हटा दें, हटा दिया जाए, हटा देते हैं, चलो। सो वी विल कंटिन्यू दिस। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं से कंटिन्यू होता है, इसलिए मैंने उस ऑर्डर में लिया। सो दे आर सेइंग अर्थ और ऑब्जेक्ट जो 1 kg का है उसमें फोर्स बताओ। सो बताते हैं फोर्स। जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ का वैल्यू उन्होंने दिया है, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू दिया है 6 इंटू 10⁻24 और केजी में ही दिया है, सो गुड। हाँ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वहां पर, जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 1 किलो, 1 किलो का आम, 1 किलो का जो भी, तो 1 किलो 1 kg। सो ये है प्रॉपर यूनिट्स में, ये है केजी, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अपॉन बताओ क्या लेंगे? उन्होंने रेडियस ऑफ अर्थ दिया है। तो हमने देखा ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पे हो और बहुत छोटा हो, 1 किलो का ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, तो आप क्या मान सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट का तो कुछ एक्स्ट्रा हाइट ही नहीं है। समझ लो उधर क्या है, वो एक चींटी के समान है, ये दिख भी नहीं रहा है आपको, तो क्या आप उसको ऐड करोगे इतना? अगर 6,400 रुपये में अगर आपको किसी ने 1 पैसा दे दिया और, तो आप कोई माइंड करोगे क्या? पता नहीं कहाँ रहेगा वो। ओके, सो बस यहाँ पर आप क्या वैल्यू लेंगे? 6,400 किलोमीटर्स, जो उन्होंने मीटर में दिया है। सो इट बिकम 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर उन्होंने दिया वैल्यू। सो डोंट वरी अबाउट दिस कन्वर्जन, यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट दिस, है ना। देखो 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर्स, है ना, और किलोमीटर में खुद 1000 मीटर होता है। सो 6.4 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3 मीटर किलोमीटर, ये हो गया 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, सो ये सब कुछ प्रॉपर यूनिट्स में है। सो आंसर आपका न्यूटन में ही आएगा। क्लियर? इतना बड़ा नहीं आंसर आएगा, छोटा सा आंसर आएगा, और वो आंसर आ जाता है, लेट मी सी व्हाट दैट आंसर सेज। द आंसर इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। ओके, नाउ यू माइट बी वंडरिंग मैंने इसको इंटरेस्टिंग क्यों बोला? बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 9.8 एक स्पेशल वैल्यू है। क्लियर है? सो क्या बात समझ में आई कि अगर कोई अर्थ के बहुत पास में है या अर्थ पे है तो उसकी हाइट को निग्लेक्ट करो और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस ही मान लो, है ना। बस वो माना और वैल्यूज डाले। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। कुछ नहीं, मासेस डालने। देखो यहां पर जो मास पड़ा हुआ है उसका मास है 1 kg। यहां जो अर्थ है जिसको हम सेंटर यहां पर डिस्टेंस ले रहे हैं, अर्थ का मास दिया हुआ है। सो जस्ट पुट द वैल्यूज, सिंपल। तो ये जो पुटिंग द वैल्यूज वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। ठीक, चलो इसको सबको हटा दिया जाए। क्वेश्चन 16 में वो बोल रहा है ये है सन और ये है अर्थ। बहुत छोटा होता है, इससे भी छोटा होता है, बट कोई बात नहीं। Yes, so they are saying calculate the force of gravitation between Earth and Sun given that the masses are and average distance is also given. So mass दिया है, distance दिया है। चलो कर लेंगे। पहले लिख लूँ मास।
So let's write here mass of sun is given, mass of earth is given and distance is also given. So mass of earth तो अपने को मालूम ही है 6 × 10⁻24 kg, ये वैल्यूज याद कर लो, अच्छा रहेगा. और ये है 2 × 10⁻30. If you look at this, you will find that the sun is almost 1 lakh or more times heavier than the earth. Sun is 1 lakh times heavier around. Okay. And distance is given 1.5 × 10⁻11 meter. बस दे दिया आपको सब कुछ, दे दिया है. मास दिया है, डिस्टेंस दिया है. क्या है फॉर्मूला? F is equal to G m upon d स्क्वायर. चलो वैल्यूज डालें. 6.67 × 10⁻11. मास एक का मास डाल दो, किसी का भी डाल दो, 10⁻30. फिर दूसरे का डाल दो 6 × 10⁻24 अपॉन, फिर डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है. भूलना मत, ये भूल जाते हैं लोग. 1.5 × 10⁻11 का स्क्वायर. बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, आपको नहीं भूलना है. देखो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार भूल भी जाओगे, फिर याद रहेगा, अरे भूल गए. ठीक, चलो लेट्स गो टू द आंसर डायरेक्टली एंड द आंसर इज 3.57 × 10⁻, क्या आ रहा है? 22 न्यूटन. ये आ रहा है फोर्स. ओके, सो अपने को मिल गया फोर्स का वैल्यू बिटवीन सन एंड अर्थ. ठीक, क्या समझ में आया कि ये वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी वैल्यू ये 10⁻22 न्यूटन. बट ये भी समझो कि इतना सारा फोर्स लग रहा है पर मास भी तो बहुत ज्यादा है. F is equal to m है. तो देखो फोर्स बहुत ज्यादा है. आप बोलेंगे कितना ज्यादा फोर्स है, बट ये भी तो समझो कि मास भी बहुत ज्यादा है. अगर फोर्स भी ज्यादा है, मास भी ज्यादा, तो एक्सेलरेशन तो छोटा हो जाएगा ना. फिर एक्सेलरेशन तो उतना बड़ा होगा नहीं. क्लियर? एनीवे, सो वी जस्ट सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 16 एज वेल एंड दिस वीडियो इज डन. ओके, नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की. ठीक है, सो ये वीडियो बड़े हो रहे हैं बिकॉज बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स है, क्वेश्चंस है. ओके, सो अगर आपको लग रहा है वीडियो लंबा हो रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो या पॉज करके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, चलो, सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हियर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे.